दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कल ही बता दिया था कि अब हम लोन के संबंधित कुछ केसेस की सीरीज अब शुरू करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ दिए गए ऐसे फैसले जो लोन धारकों के पक्ष में थे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, विषय लोन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो, चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन हो दोस्तों, और चाहे वो एप्स के द्वारा लिया गया लोन ही क्यों ना हो। दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार एडवोकेट। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल समृद्धि लॉ एसोसिएट्स में। दोस्तों, अक्सर कर आपने देखा होगा कि कई सारे लोग लोन ले तो लेते हैं, लेकिन दोस्तों जब होता क्या है कि लोन लेने के बाद जब बात रीपेमेंट पे आती है, रीपेमेंट पर जब प्रश्न आता है, तो कई बार इन लोगों के साथ कोई विषम परिस्थिति आ जाती है। मतलब घर में कोई ऐसी समस्या आ सकती है, जैसे मेडिकल इशू आ गया, या किसी की जॉब चली गई, या किसी का बिजनेस में लॉस हो गया। और दोस्तों, कई बार तो करियर के रिलेटेड भी कोई बात हो सकती है, बच्चे के करियर का सवाल हो या घर में किसी और के करियर का सवाल हो। मतलब कई सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में गिन ली जाती हैं। अब लेकिन होता क्या है, आगे लोन तो डिफॉल्ट हो गया। अब कंपनियां क्या करती हैं? कंपनियां दोस्तों अपने अत्याचार में पूरी तरह से गाफिल होकर इनके ऊपर कोई कसर नहीं छोड़ती। आप ये समझ लीजिए कि लोन धारक से लोन डिफॉल्ट हो जाना एक किस्म का, ये समझ लीजिए, लोन कंपनियों की नजर में बहुत बड़ा पाप हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों, कंपनियां सबसे पहले क्या करती हैं? कंपनियां कर देती हैं जी, लगातार पहले फोन करेंगी, फोन पे फोन आते ही रहेंगे। जो लोन धारक होगा, जिसके लोन डिफॉल्ट हुए होंगे, उसको फोन इतने आते रहेंगे जैसे, ऐसे समझ लीजिए कि जैसे किसी ने हाथ में रेत उठाकर किसी के मुंह पे मार दी हो दोस्तों। मतलब इस तरीके से फोन आते हैं, आप समझिए स्थिति को। और फिर उसके बाद लोन रिकवरी एजेंट। अब दोस्तों, लोन रिकवरी एजेंट का तो काम ही कुछ और है। वो अपने आप को किसी बड़े अफसर से कम तो समझते नहीं। हालांकि होते ये लोग 10वीं 12वीं पास ही हैं। कोई इनको, आप ये समझ लीजिए, ज्यादा कानून का ज्ञान तो होता नहीं, ना किसी से ये सही ढंग से बात करते हैं। इनसे आप आरबीआई के रूल पूछ लीजिए, बैंकिंग रूल पूछ लीजिए, इनको कुछ नहीं पता। ना तो इनके पास डीआरए का लाइसेंस होता है, ना ट्रेनिंग इनकी हुई होती है दोस्तों, और ना ही ये कहीं पे जब भी जाते हैं अकेले जाते नहीं, ग्रुप्स में जाते हैं ताकि दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ सके। मतलब कई बार तो लोगों को ये इतना ज्यादा तंग करते हैं कि लोग परेशान होकर सुसाइड तक कर लेते हैं दोस्तों। ऐसे कई सारे मामले भारत में आ चुके हैं। और दोस्तों, फिर आ जाता है कंपनियों का लीगल वर्क, कानूनी प्रक्रिया। अब दोस्तों, कंपनी पैसा वसूलने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया है वो 3rd नंबर पर करती है आकर, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ये साफ साफ कह चुकी है कि किसी भी लोन धारक से जिसका लोन डिफॉल्ट हो गया हो, चाहे वो अनसिक्योर्ड हो, सिक्योर्ड हो, या ऐप से लिया गया लोन हो, अगर वो डिफॉल्ट हो गया तो पैसा कानूनी तरीके से वसूला जाए। लोन धारकों के साथ बड़ी रहम से पेश आया जाए, उनके साथ पूरी हॉस्पिटैलिटी रखी जाए। लेकिन ये लोन रिकवरी एजेंट और ये कंपनियां कुछ नहीं करती। और दोस्तों, फिर उसके बाद कंपनियां जब नोटिस भेजती हैं, कंपनियां तरह तरह के नोटिस भेजती हैं, डिमांड नोटिस, लोन रिकॉल नोटिस, और दोस्तों कई बार सेक्शन 25 के नोटिस, 138 के नोटिस, आर्बिट्रेशन के सेक्शन 25, सेक्शन 12, सेक्शन 11, सेक्शन 17, सेक्शन 62, सेक्शन 17, ऐसे नोटिस भेजती रहती हैं दोस्तों। फिर उसके बाद डीएम साहब के नोटिस, सरफेसी एक्ट के नोटिस, मतलब जैसा जिसका लोन वैसा उसको नोटिस। और दोस्तों, आर्बिट्रेशन तो लगभग हर लोन डिफॉल्ट में होता ही है, आर्बिट्रेशन। लेकिन दोस्तों, कंपनियां सबसे बड़ा हथियार किसको मानती हैं? कंपनियां सबसे बड़ा हथियार मानती हैं आर्बिट्रेशन को। अब कंपनियां ये सोचती हैं कि आर्बिट्रेशन यार एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिससे देखकर लोन धारक डर जाएगा। कंपनियां करती क्या है? कंपनियां ये करती हैं, लोन धारकों को डराने के लिए पहले 62 का नोटिस भेजेंगी, फिर उसके बाद आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट का नोटिस भेज देंगी। आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो भी जाएगा, सारी प्रक्रिया कर लेता है, अवार्ड भी पास कर देता है, इंटरिम अवार्ड भी पास कर लेता है दोस्तों। अब दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दूं
कि यदि किसी का लोन डिफॉल्ट हो जाए या होने वाला हो या हो चुका हो तो उसको प्रायर लीगल नोटिस दे देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यदि वो प्रायर लीगल नोटिस देगा तो आप ये समझ लीजिए कि आरबीआई की गाइडलाइन को की फॉलो अप करेगा। क्योंकि आरबीआई ये साफ कहती है यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है तो आपको लोन कंपनियों को या बैंकों को प्रायर लीगल नोटिस दे देना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप बिल्कुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में नहीं आएंगे, अच्छी सेटलमेंट आपको प्राप्त हो सकती है और आप ये समझ लीजिए कि किसी तरीके की फालतू की लिटिगेशन या कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं भोगनी पड़ेगी। दोस्तों इसके लिए आपको अपने वकील से संपर्क करना होगा। क्योंकि दोस्तों यदि आपके वकील चाहे तो आपके लिए बड़ा अच्छा प्रायर लीगल नोटिस बनाकर कंपनियों को भेज सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके वकील साहब आपसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं तो ये काम आपके लिए समृद्धि लॉ एसोसिएट भी कर सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों समृद्धि लॉ एसोसिएट एक लीगल लॉ फर्म है दोस्तों। तकरीबन सैकड़ों नोटिस इस तरीके के हमारी लॉ फर्म से रोजाना जाते हैं। और दोस्तों हमने ये सर्विस अपने व्यूअर्स के लिए अलग से शुरू कर दी है। यदि वो चाहें तो व्हाट्सएप पे दिए हुए नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं और यदि किसी प्रकार की ऐसी कोई सेवा लेनी हो तो ले सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों YouTube पर हमारे चार्जेस सबसे कम है दोस्तों। खैर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात हम कर रहे थे आर्बिट्रेशन के नोटिस की। अब दोस्तों आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाता है, अवार्ड भी पास हो जाता है और फिर एग्जीक्यूशन में भी चला जाता है। लेकिन मुद्दा क्या है, जब आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ था तब आपसे पूछा गया था, आपकी कॉन्सेंट ली गई थी या आपको इन्फॉर्म किया गया था। कंपनियां क्या करती हैं, सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके आपको इन्फॉर्म कर देती हैं दोस्तों। अब दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस पर एक बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों कि कोई भी कंपनी सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर सकती। जब तक आपकी कंसेंट ना हो वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं होगा। यूनिलैटरल आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट के ऊपर एक फैसले को डिस्कस करेंगे जिससे आपके सामने सारी की सारी दुविधाएं खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया से अब डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप जवाब देते रहिए, ये कंपनियां कुछ नहीं कर पाएंगी आपका। दोस्तों सबसे पहले हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए उस फैसले की चर्चा करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों आज हम जिस फैसले का जिक्र करेंगे दोस्तों उस फैसले का नाम है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन वर्सेस ECI SPIC SMO JV। दोस्तों यह फैसला बहुत ही एक महत्वपूर्ण फैसला था, ऐतिहासिक फैसला था। 5 जजों की पीठ ने इस फैसले को डिस्कस दिया था दोस्तों। संवैधानिक पीठ की ओर गया था फैसला ये। अब सोचिए इस फैसले की क्या अहमियत रही होगी। अब दोस्तों इस केस के प्रश्न क्या थे, व्हाट वाज द वैलिड पॉइंट व्हिच वाज रेज्ड बाय एडवोकेट्स इन दैट केसेस। तो दोस्तों आज हम पहले उन्हीं बिंदुओं को करेंगे। क्या ऐसा आर्बिट्रेशन क्लॉज वैध है जिसमें एक पक्ष को मध्यस्थ नियुक्त करने या पैनल तैयार करने का अधिकार है दोस्तों। यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि लोन जब कोई बंदा लेता है तो उसमें आर्बिट्रेशन का क्लॉज होता है, सोल आर्बिट्रेटर का। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन उठाया है, क्या ऐसा क्लॉज वैलिड है। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट, क्या आर्बिट्रेशन की धारा 18 नियुक्ति प्रक्रिया पर भी लागू होगी। दोस्तों ये भी एक बहुत जबरदस्त सवाल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। तीसरा था, क्या धारा 12(5) 7 शेड्यूल के अनुसार अयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति पूरी तरीके से शून्य है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि क्या कोई अयोग्य व्यक्ति आर्बिट्रेटर या सोल आर्बिट्रेटर बन सकता है। अब दोस्तों चौथा पॉइंट, क्या निजी और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में अनुच्छेद 14 का सिद्धांत लागू होगा। दोस्तों अनुच्छेद 14 का जो सिद्धांत है दोस्तों वो बराबरी की बात करता है दोस्तों। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न यहाँ पे उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्ष, दोस्तों सबसे पहली बात है समानता। धारा 18 केवल आर्बिट्रेशन की सुनवाई तक सीमित नहीं है, नियुक्ति के समय दोनों पक्षों को अवसर मिलना जरूरी है। अब दोस्तों लोन कंपनियां क्या करती हैं, सोल आर्बिट्रेटर के नोटिस भेज देती हैं। और दोस्तों कई बार होता क्या है कि आर्बिट्रेटर एक्स पार्टी अवार्ड पास कर देते हैं, दूसरी पक्षों को सुना ही नहीं जाता।
इस चीज के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी तरीके से निष्कर्ष निकाला है दोस्तों। एक पक्षीय नियुक्ति, यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट। अब दोस्तों यहां पर वो पॉइंट है जिस पॉइंट की मैं बात वीडियो के शुरू में ही कर रहा था। यदि एक अकेले आर्बिट्रेटर नियुक्त करे या पैनल बनाए और दूसरे पक्ष को उसी में से चुनना पड़े तो क्या यह समानता है? दोस्तों नोटिस कई बार आपको आर्बिट्रेशन के आते हैं, उसमें ये लिख दिया जाता है कि 1 2 3 4 5 आर्बिट्रेटर्स हैं, आप इनमें से चुनकर एक बताइए। अब दोस्तों ये तो वो चीज हो गई कि आपको 5 उंगलियां पकड़ा दी और कहिए एक एक उठाइए। अब हो सकता है कि किसी आपको पांचों ही ना पसंद हो, क्योंकि दोस्तों आर्बिट्रेशन हो रही है बेंगलोर में और आप रह रहे हैं दिल्ली में। आपको क्या पता कि वो आर्बिट्रेटर कैसा है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, कि क्या वो प्रोसिक्यूशन को फेवर करने वाला तो नहीं है। ऐसी कई सारी बातें उठ के आ जाती हैं दोस्तों। और दोस्तों ऐसी नियुक्ति इम्पार्शियलिटी और स्वतंत्रता की गारंटी का उल्लंघन करती है, साफ बात। इस तरीके की नियुक्ति जब होती है तो आप पक्षपात पूर्ण रवैये की संभावना को खारिज नहीं कर सकते दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने यह बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट उठाया है। अब दोस्तों 12(5) अयोग्यता। यदि कोई व्यक्ति किसी पक्ष का कर्मचारी या सलाहकार हो तो नियुक्त ही नहीं हो सकता। अब दोस्तों मान लीजिए लोन कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, क्या उसको आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जा सकता है दोस्तों? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के ऊपर भी सवाल उठाया है। दोस्तों उस स्थिति में पूर्व सहमति भी बेकार है, यानी कि अगर किसी ने अगर सहमति दी हुई है तो वो भी बेकार है, मतलब वो मायने नहीं रखती, क्योंकि हितों का टकराव हो सकता है दोस्तों। यहां पर दोस्तों केवल विवाद उठाने के बाद लिखित वेवर से ही छूट संभव है, यानी कि अगर इस बात के ऊपर विवाद उठाया जाए तो ये चीज वापस भी हो सकती है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है। अब दोस्तों अनुच्छेद 14 और पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स। पीएसयू या सरकारी संस्थान यदि एक पक्षीय शक्ति रखते हैं तो ये अनुच्छेद 14 के खिलाफ है। यानी कि अगर चाहे वो सरकारी महकमे हो चाहे प्राइवेट हो, लोन कंपनियां ही क्यों ना हो, यदि वो इस तरीके का अधिकार रखती हैं तो वो आर्टिकल 14 के तहत पूरी तरीके से अगेंस्ट है, उसके अगेंस्ट है, समानता के खिलाफ है। क्योंकि जहां पे समानता ही नहीं तो वहां पे न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है दोस्तों? तो दोस्तों सरकारी अनुबंधों में ऐसे क्लॉजेस शून्य होंगे। अब दोस्तों भावी असर इस फैसले का आगे आने वाले सभी फैसलों पर लागू होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अब जितने भी लोन के रिलेटेड फैसले हो जहां पे सोल आर्बिट्रेटर नियुक्त हो रहा है आपकी कंसेंट के बगैर या आपकी सहमति के बगैर, तो वो आर्बिट्रेटर नहीं माना जाएगा। दोस्तों पहले से चल रहे मामलों पर यह लागू नहीं होगा, लेकिन नवंबर 2024 के बाद के चल रहे मामलों के ऊपर यह लागू होगा। अब दोस्तों प्रभाव क्या पड़ा इससे? एक पक्षीय आर्बिट्रेटर को पूरी तरीके से रोक दिया गया, यानी कि जो सोल आर्बिट्रेटर है उसकी प्रथा को ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। निजी और सरकारी दोनों के अनुबंध बदलने पड़ेंगे जहां पर, और यह देखना होगा कि दोनों को बराबर का मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यदि किसी आर्बिट्रेटर ने ऐसा अवार्ड पास किया है तो सेक्शन 34 के तहत उसको सिविल कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। भविष्य में आर्बिट्रेशन क्लॉज का निर्माण करते वक्त ये चीज देखनी होगी कि आर्बिट्रेशन क्लॉजेस में समानता व इक्वालिटी की बात की गई है कि नहीं की गई है। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्रेशन के इस डिसीजन में समानता के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है। अब दोस्तों आसान भाषा में निष्कर्ष, एक पक्षीय नियुक्ति अब संभव ही नहीं। बराबरी का सिद्धांत लागू होगा, आर्टिकल 14 का ध्यान रखा गया दोस्तों। निर्णय आगे के मामले पर होगा, पुराने मामलों पर नहीं। अब दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आपको सीखने को क्या मिलता है? सीखने को यह मिलता है कि जो लोग जिनके लोन डिफॉल्ट हो गए हैं, लोन धारक हैं, लंबे समय से लोन डिफॉल्ट चल रहे हैं, तो दोस्तों ये फैसला उन सभी के लिए। कंपनियां यदि सोल आर्बिट्रेटर उनके मामलों को निपटाने के लिए नियुक्त करती हैं तो पूरी तरीके से इनवैलिड है, लागू नहीं होगा। आप ये कह लीजिए कि यदि उनको आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है
तो उनको सेक्शन 11 के तहत हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा उसी के तहत आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होगी दोस्तों। ऐसे नहीं कि कंपनी ने किसी को भी खड़ा कर दिया कि लो जी ये बन गए आपके आर्बिट्रेटर। दोस्तों तो आप ये कह लीजिए अपने आप में ये फैसला ऐतिहासिक है। अब इससे लोन धारकों को आर्बिट्रेटर की मनमानी से पूरी तरीके से रोक मिलेगी। उनके पक्ष में यह फैसला गया है और दोस्तों अब आर्बिट्रेटर अब अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, लोन कंपनी अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगी। अब लोन कंपनियों से डरना बंद करिए। लेकिन दोस्तों इस वीडियो का मतलब ये नहीं कि आप लोन कंपनियों का पैसा नहीं चुकाएंगे। पैसा आपके पास आ रहा है, पैसा भविष्य में यदि आपके पास आ जाता है, चलिए आज समय सही नहीं है, भविष्य में आता है तो पैसा जरूर चुकाइए कंपनियों का। क्योंकि दोस्तों जब आपके ऊपर समय था तो कंपनियों ने आपको पैसा दिया था, तो पैसा आ जाने के बाद कंपनी का पैसा चुकाना आपका मौलिक धर्म भी है। दोस्तों समृद्धि लॉ एसोसिएट इस बात को कभी प्रमोट नहीं करेगा कि आप किसी के साथ किसी का पैसा मार लें कंपनी का या ना दें, या उसका डिफॉल्ट हमेशा हमेशा के लिए करें। पैसा दीजिए। और दोस्तों एक बात याद रखिए, कर्जदार नहीं, कर्ज से मुक्त व्यक्ति चैन की नींद सोता है। दोस्तों आज का ये वीडियो आर्बिट्रेशन क्लॉजेस के ऊपर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।